नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CG ई स्कूल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप है और आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और सारे गाइडलाइंस का जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं उसका आप लोग पालन कर रहे होंगे। हालांकि अभी कुछ जगहों पे छूट मिलना शुरू हो गया है, फिर भी सतर्कता बरतें, अपना ध्यान रखें और हाथों को नियमित तौर पे साफ रखें। कम से कम 30 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। स्कूल और कॉलेज अभी बंद हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही होगी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ उपयोगी वीडियो बनाया जाए जिससे आपकी मदद हो सके और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है, तो वो भी देख सकते हैं। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का है, जो कि SCERT CG छत्तीसगढ़ के आधारित है। तो जो भी छत्तीसगढ़ के कक्षा 10 के छात्र हैं जो इस साल गए हैं उस कक्षा में, वो इसे देख के पढ़ सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, क्या कारण थे उसके। तो यह उस श्रृंखला का, विश्व युद्ध श्रृंखला का ये पहला भाग है। तो ये मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वह भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, इससे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये विश्व युद्ध है जिसमें सारे विश्व के देशों ने, लगभग सारे विश्व के देशों ने इसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था, कुछ देशों को छोड़कर। तो इसीलिए विश्व युद्ध कहा गया है। ये 1914 से 1918 तक ये लड़ा गया था। इसका प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को हुआ था और ये समाप्त 11 नवंबर 1918 को हुआ था। आखिरी जो युद्ध विराम हुआ था वो 11 नवंबर 1918 को हुआ था। तो ये 4 साल 3 महीने और 2 सप्ताह तक ये युद्ध चला था, काफ़ी लंबा समय था ये। इस युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा गया था। उस समय ये धारणा थी कि युद्ध तो होना ही है, युद्ध अवश्यंभावी है, क्योंकि जो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल विद द फिटेस्ट, मतलब जो अच्छा है, जो ताकतवर है वही बचेगा। तो युद्ध तो होते ही रहेंगे, तो हमें ये युद्ध जो हम करने वाले हैं वो ये बाकी जो आने वाले युद्धों को समाप्त कर देगा, क्योंकि एक पार्टी खत्म हो जाएगी, एक युद्ध खत्म हो जाएगा तो दूसरा वो सर उठा नहीं पाएगा, तो कुल मिला के ये युद्ध खत्म हो जाएगा, अब आगे चल के युद्ध नहीं होगा। तो ये सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी इसे कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चल के विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हिटलर आया। तो खैर ये बात हम बाद में देखेंगे, पहले हम विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध पर फोकस रखते हैं। तो इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा गया था। विश्व युद्ध इसलिए भी कहा गया क्योंकि लगभग सभी महाद्वीप के देश इसमें भाग लिया था उन्होंने, या तो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि जिनके उपनिवेश, कई यूरोपियन देश के बहुत सारे उपनिवेश थे, जैसे कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो उनका भी इन्होंने सहारा लिया, उनके भी रिसोर्सेज, उनके भी स्रोतों का सहारा लिया गया, उनसे सैनिक मंगाए गए, उनका धन का इस्तेमाल किया गया, वहाँ के लोगों का इस्तेमाल किया गया। तो वो डायरेक्ट उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें इनडायरेक्ट इन्वॉल्व किया गया था। तो इस युद्ध का असर लगभग सभी देशों पे विश्व के पड़ा था, इसलिए इसे विश्व युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध मुख्यतः यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र से, मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, चाइना, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के द्वीप में, वहाँ आइलैंड वहाँ पे बहुत सारे थे, उसमें भी ये लड़ा गया था। तो ये आप समझ जाइए कि ये विश्व युद्ध से क्यों कहा गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि युद्ध के पहले विश्व में क्या हो रहा था, किन परेशानियों या किन कंडीशन से युद्ध विश्व गुजर रहा था, उसमें क्या परिस्थितियाँ थी, अलग अलग महाद्वीप में या अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा था उस समय ठीक पहले विश्व युद्ध के। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम युद्ध का कारण का पता लगा सकें। ताकि तो यूरोप में क्या हो रहा था, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का सीधा अर्थ यही होता है कि अपने राष्ट्र को बढ़ावा देना, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखना और अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था,
जो अपने लैंग्वेज के जानने वाले लोग जो गुट के होते थे वो अपने देश की मांग कर रहे थे। राजशाही का अंत हो रहा था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा था, राजशाही को हटाया जा रहा था। चुनी हुई सरकार जिसकी हो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे थे। इस वजह से वहाँ पे नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। और औद्योगिकरण के बाद कच्चे माल एवं अपने उत्पादों के बाजार की तलाश में उपनिवेश की होड़ हो रही थी, कि ब्रिटेन तो पहले से ही औद्योगिकरण वहाँ हो चुका था। और 18वीं शताब्दी के बाद जर्मनी जैसे देश हो गए और जापान जैसे देश हो गए, इनमें भी औद्योगिकरण हो रहा था। तो इनको भी कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसके लिए उन्हें उपनिवेशों की आवश्यकता थी। तो उपनिवेश की होड़ इनमें लगी हुई थी। और जर्मनी जो था वो ब्रिटेन को अपना प्रतिद्वंदी समझता था, तो उनसे होड़ इनकी लगी रहती थी। तो आप जर्मनी और ब्रिटेन की हमेशा होड़ थी। इनकी नेवी भी मजबूत थी काफ़ी ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन की नेवी काफ़ी मजबूत थी, तो जर्मनी भी उनको काउंटर करने के लिए अपनी नेवी मजबूत कर रहा था। तो ये दोनों अपनी शक्ति प्रदर्शन करते रहते थे, तो ये उपनिवेश की होड़ में लगे रहते थे। तो ये हो रहा था। सैन्यवाद, अब उपनिवेश की होड़ है तो आपस में लड़ाई तो होगी ही, तो सैन्यीकरण भी हो रहा था। नए नए हथियार अपने सेनाओं में शामिल किए जा रहे थे, लोगों को शामिल किया जा रहा था, तो युद्ध की तैयारी की जा रही थी। तो युद्ध तो होना ही था। तो ये पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड है कि विश्व युद्ध के पहले यूरोप की क्या स्थिति थी या विश्व की क्या स्थिति थी। अलग अलग जगहों पे सैन्यीकरण हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, और राष्ट्रवाद, नए नए देशों का उदय हो रहा था, या लोकतांत्रिक जहाँ जहाँ राजशाही व्यवस्था थी वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये बदलाव विश्व में हो रहे थे। अब हम आगे देखते हैं कि ये मुख्यतः किन देशों के मध्य हुआ। तो दो जो मुख्य गुट थे यहाँ पे उसके बारे में हम बताएंगे कि ये यूरोप के थे मुख्य गुट। इसमें से एक गुट था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को हम एलाइड पावर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो एलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य, रूसी एम्पायर, रशियन एम्पायर, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 3-4 देश थे मुख्यतः। संयुक्त राज्य अमेरिका तो 1917 में आया, काफ़ी लेट आया था, 1914 के बाद 1917, 3 साल बाद आया था। पर हम इसे ले लेते हैं, एक इनका मुख्य कंपोनेंट ले लेते हैं मित्र राष्ट्र। अब अगले जो दूसरी विरोधी थी इनकी, वो थी धुरी राष्ट्र, जिसे हम एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर भी बोलते हैं। तो इनमें कौन था? जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य, और तुर्की साम्राज्य, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन साम्राज्य भी बोलते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप एक तरफ देखिए, मित्र राष्ट्र जहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हालांकि वहाँ पे राजाओं का शासन रहता था, क्वीन का भी, जैसे आजकल क्वीन का शासन है, तो पर उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई दखल नहीं होता, सरकार चुनने में उनका कोई लेना देना नहीं होता, हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कहेंगे। फ्रांस में भी 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ पे भी वहाँ की जो राजशाही थी उसे ख़त्म कर दिया गया था और वहाँ पे भी लोकतंत्र व्यवस्था हो चुकी थी। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी 1776 में आपने उसके बारे में पढ़ा ही होगा कि वहाँ पे भी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लोकतंत्र की व्यवस्था हो चुकी थी। तो और बाकी रूसी साम्राज्य, इसमें एक अपवाद है, ये एक जारशाही था, यहाँ पे साम्राज्य था। तो बाकी लगभग आप देखेंगे मित्र राष्ट्र में सारे देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हैं। अब इनके उलट आप धुरी राष्ट्र में देखिए, सभी साम्राज्य हैं, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। तो ये साम्राज्य, यहाँ पे राजाओं का नियंत्रण था, राजशाही था। अब ये राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ थे, ये नहीं चाहते थे। अभी ब्रिटेन, फ्रांस, ये जैसे देशों को अपना ये दुश्मन समझते थे, चाहते थे कि इनके चक्कर में हमारे यहाँ भी लोकतंत्र आ जाएगा, हमारी कुर्सी छीन जाएगी, हमारी सत्ता छीन जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें इनके खिलाफ थी, इनको इनके खिलाफ कर दिया था। तो ये सब साम्राज्य वाले लोग थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से विरोध करते थे। इसलिए आप एक समझ सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे डिवाइड है इनके बीच। और उपनिवेशवाद तो हो ही रहा है, सैन्यवाद तो हो ही रहा है, बीच में ये राष्ट्रवाद या लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी लड़ाई है यहाँ पे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे जर्मन साम्राज्य या ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य नहीं चाहते थे कि हमारे जो उपनिवेश हैं या हमारे जो अंडर में हैं, जो हमारे किंगडम में, वो हमसे स्वतंत्रता मांगे या हमसे हमारी सत्ता छीन ले। तो हमेशा ये इनका विरोध करते थे लोकतंत्र व्यवस्था का।
तो ये युद्ध होना तो असंभावी था, इनके बीच काफ़ी होड़ थी उपनिवेशवाद की, सैन्यवाद की। तो ये मुख्यतः ये दो गुट हैं जिनके बीच युद्ध हुआ था। अब इन्हीं गुटों के अंदर बहुत सारे उपनिवेश आ गए जिन्हें उन्हें इनडायरेक्ट रूप से लड़ना पड़ा इनके साथ। तो ये है, मुख्यतः दो ग्रुप थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। अब हम आगे देखते हैं। अब युद्ध के हमने जान लिया, युद्ध के पहले देश में, विश्व में क्या हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि इसके कौन कौन से गुट इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हम ये देखेंगे कि युद्ध के ठीक पहले की पृष्ठभूमि क्या है, कि किन कारणों ने युद्ध की रूपरेखा तैयार की। एक कारण तो रहे नहीं होंगे, बहुत सारे कारण होंगे, तो हम एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। पहला जो एक अलायंस, उस समय देशों को हमेशा आक्रमण का डर लगा रहता था कि भाई हमारा पड़ोसी देश हम पे आक्रमण कर देगा, क्योंकि ज़मीन की लड़ाई थी, उपनिवेश की लड़ाई थी। तो हम एक दूसरे पे हमेशा ये माना जाता था कि वही डार्विन का सिद्धांत है आपकी, जो सर्वश्रेष्ठ है वही बचेगा, तो लड़ना तो जरूरी है। तो हमेशा ये देश, युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता था। तो इन्होंने ये आपस में क्या करते थे, गुप्त रूप से संधि कर लेते थे अपने पड़ोसी देशों के साथ, या जिनसे इनकी बनती थी उनके साथ ये संधि कर लेते थे गुप्त रूप से, कि हम पे जब अटैक होगा, हम पे हमला होगा तो आप हमारी मदद के लिए आएंगे, आप पे हमला होगा तो हम आपके मदद के लिए आएंगे। तो ऐसा ही एक अलायंस बना था 1882 में, जिसे हम ट्रिपल अलायंस बोलते हैं या त्रिदेशीय संधि भी बोलते हैं, जो कि हुई थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच हुई थी। इनमें से किसी भी देश पर फ्रांस या रूस के द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी जो देश हैं वो युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे। अब फ्रांस या रूस ही क्यों इसमें लिया गया संधि में, इसका अभी मैं आपको कारण बताऊंगा। जब आप इसका हम जियोग्राफिकल मैप देखेंगे तो हम जानेंगे कि फ्रांस या रूस के खिलाफ इन्होंने संधि क्यों की। तो थोड़ा इसमें भौगोलिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में मैप। तो इन्होंने संधि कर ली कि फ्रांस या रूस के द्वारा आक्रमण किसी भी देश पे हुआ, इनमें से तीनों पे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच, तो ये एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई भी हो सकता है वो। तो एक संधि ये हो गई। ऐसी एक संधि 1907 में, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो संधियाँ हैं ये गुप्त संधियाँ हैं, ये जनता को बता के नहीं होती थी, ये आपस में कर लिया जाता था। खैर ये तो राजशाही व्यवस्था वाले लोग थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले, तो ये तो वैसे भी नहीं बताएंगे। अब ऐसी एक समझौते जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। 1907 जिसे हम त्रिदेशीय समझौता या ट्रिपल एंटिटी भी बोलते हैं, वो हुआ था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच। ब्रिटेन फ्रांस में तो लोकतंत्र व्यवस्था थी, रूस जारशाही व्यवस्था थी। तो जर्मनी की बढ़ती ताकत से ये लोग चिंतित थे, खास करके ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन नेवी का उस समय, नेवी में बहुत ही कंट्रोल था ब्रिटेन का। व्यापार में, विश्व के लगभग व्यापार में हर जगह आप देखें, इंडियन ओशियन में या अटलांटिक ओशियन में इनका प्रेजेंस था, यहाँ इनकी उपस्थिति थी। तो जर्मनी एक बढ़ता हुआ ताकत था वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहा था। जर्मनी अपनी सेना भी बढ़ा रहा था, नेवी मजबूत कर रहा था, अपनी नौसेना मजबूत कर रहा था। तो ये टकराव तो निश्चित था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी सहायता के लिए फ्रांस और रूस को अपनी तरफ किया, ताकि वो काउंटर कर सके, उनके खिलाफ वो लड़ सके। तो जर्मनी की बढ़ती ताकत से वो लोग चिंतित थे, उन्होंने संधि कर ली। अब ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर 1907 में ये समझौता कर लिया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई देश आक्रमण करेगा तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई भी देश हो तो ये आक्रमण कर देंगे। तो खासकर इनका फोकस जर्मनी पे ही था, इसी को काउंटर करना चाहते थे, क्योंकि जर्मनी पहले ही ताकतवर हो चुका था ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से संधि करके। तो इन्होंने काउंटर करने के लिए इन्होंने आपस में समझौता कर लिया। मैं आपको जियोग्राफिकल कंडीशन दिखाऊंगा इन देशों की, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या चल रहा था वहाँ पे। ऐसी एक संधि हुई थी जर्मनी तुर्की समझौता। जर्मन साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य जो ऑटोमन एम्पायर थी उनके बीच इन्होंने ये समझौता कर लिया था कि अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में अगर रूस आता है, रूस अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आता है तो तुर्की है वो जर्मनी का साथ देगा, मतलब जर्मनी के साथ रहेगा, वो रूस के अगेंस्ट में जाएगा। तो ये संधि इन्होंने भी कर ली। और एक और संधि रूस ने सर्बिया के साथ कर ली। सर्बिया एक यूगोस्लावियन कंट्री थी, वहाँ पे छोटे छोटे देश थे जो कि तुर्की साम्राज्य से अलग हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो रूस ने जो क्या किया था, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऑस्ट्रिया जो एम्पायर था वो सर्बिया को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर और सर्बिया के बीच टसल चल रहा था बहुत पहले से।
वो नहीं चाहते थे कि सर्बिया उनमें मिले, और ऑस्ट्रियन अम्पायर सर्बिया को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। तो उनके बीच भी एक टसल चल रहा था, एक वॉर चल रही थी, छोटी सी कोल्ड वॉर जिसे आप कह सकते हैं। तो रूस ने क्या किया, सर्बिया से समझौता कर लिया था कि अगर ऑस्ट्रियन अम्पायर आप पे हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे। तो इस तरह से इन्होंने पावर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आप देख सकते हैं चेस का गेम इन्होंने सजा लिया है, एक दूसरे के पीछे इन्होंने प्यादे लगा दिए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, एक भूमिका बनाई जा रही थी एक वॉर की, एक युद्ध की, ताकि अगर युद्ध आए तो हमें हमारे प्यादे हमारे पास रहें। तो ये एक पृष्ठभूमि है। और भी कुछ सारी संधियाँ हुई थी, जैसे कि एक 1839 में लंदन की ट्रीटी हुई थी। खैर वो एक न्यूट्रलिटी के ऊपर था कि बेल्जियम था, वो ये चाहता था कि हमेशा युद्ध का खतरा वहाँ पे यूरोप में बना रहता था, तो बेल्जियम ये चाहता था कि वो न्यूट्रल रहे, वो युद्ध में नहीं लड़ना चाहता था। तो पर उसे खतरा था कि उसकी जो न्यूट्रलिटी है, जो उसकी उदासीनता है, उसको ये लोग हानि पहुंचाएंगे, उसे खतरा मानेंगे। तो उसने ये संधि कर ली थी कि भाई हम पे हमला नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ना हम किसी पे हमला करेंगे। तो लंदन ट्रीटी हो गई थी उसके साथ, इंग्लैंड के साथ। तो ये खैर बाद में हम आपको इसको बताएंगे। मुख्यतः ये संधियाँ जो थी, जो आप देख सकते हैं, ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल अलायंस, तुर्की जर्मन समझौता और रूस सर्बिया समझौता, ये मुख्य 4 समझौते थे। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था मैप, आप ये ध्यान से देखिए। जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी अम्पायर और इटली, ये जो 3 हैं, ये थे इसमें धुरी राष्ट्र, जिसको हम एक्सिस पावर भी बोलते हैं, सेंट्रल पावर। और इसके आप जर्मनी के आप वेस्ट में देखिए फ्रांस है, और ये ईस्ट में है रशियन अम्पायर। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने समझौता कर लिया कि फ्रांस और रूस अगर इनमें से किसी भी आक्रमण करेंगे तो ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद अब ये हो चुका था 1882 में। फिर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ने ये कर लिया संधि कि भाई हम पे इनमें से किसी के द्वारा भी आक्रमण हुआ तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। फिर जर्मनी ने इससे ऑटोमन अम्पायर से समझौता किया कि हम ये अगर रशिया इस पे आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी पे या इस पे आता है, तो ये ऑटोमन अम्पायर जर्मनी का साथ देगा। उसके बाद ये सर्बिया, ये छोटा सा देश एक सर्बिया है, जिससे कि ये ऑस्ट्रिया अम्पायर इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। लेकिन ये जो थे, ये राष्ट्र युगोस्लाव अपने आप को मानते थे, तो ये नहीं चाहते थे इससे मिलना। तो इनके साथ आपस में इनकी स्कफल, ये छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी। तो रशियन अम्पायर ने इससे वादा किया कि भाई अगर ऑस्ट्रिया अम्पायर आप पे कब्जा करने की कोशिश करेगा या हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे। तो ये आप इसको जियोग्राफिकल कंडीशन आप देख सकते हैं, ये जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये दोनों साइड से घिरे हुए हैं, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन से। तो ये उस समय की स्थिति है आपके सामने। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो अपने भूमिका आपने देख ली, औद्योगिकरण हो रहा है, सैन्यवाद हो रहा है, उपनिवेशवाद हो रहा है, संधियाँ हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्यादे बिछाए जा रहे हैं। तो ये तो लोगों में टेंशन तो ऑलरेडी थी ही। आप जैसा कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो जाता है, तो कि भाई लोहा गर्म हो गया है ठोक दो, तो वही स्थिति हुई कब, जिसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण कहते हैं, जो इमीडिएट जो वहाँ पे रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से चेन ऑफ इवेंट, मतलब बहुत सारी घटनाएं ये एक के बाद एक होती गई और फिर स्थितियाँ एक दूसरे से अनकंट्रोल हो गई और फिर युद्ध हो गया। तो इसका जो मुख्य कारण था, जिसको हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं, कि जिसने युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, वो कारण हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम विश्व युद्ध का हम तात्कालिक कारण जानते हैं क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के जो राजकुमार फ्रांज फर्डिनांड, जो ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य का राजकुमार था फ्रांज फर्डिनांड, उसकी 28 जून 1914 को बोस्निया के साराजेवो नामक शहर में हत्या कर दी गई थी। अब आप मैप देखिए, ये देखिए, ये है ऑस्ट्रियन हंगरी अम्पायर। यहाँ पे अभी ये यहाँ कहीं पे ये है साराजेवो नामक जगह, सर्बियन बॉर्डर से मिलता है। यहाँ पे साराजेवो नामक जगह है, जो कि आज का जो बोस्निया है, आज का जो ये तो वर्ल्ड वॉर का मैप है,
आज का जो बोस्निया है, बोस्निया एंड हर्जगोविना, उसमें आता है। खैर अब ये तो नया मैप आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया, पोलैंड ये सब अलग हो चुके हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो चुके हैं, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ पे छोटे छोटे देश, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब यहाँ पे आ गए हैं आज के मैप में। तो ये पहले अंपायर था। तो यहाँ पे एक जगह है साराजेवो, वहाँ पे ऑस्ट्रियन हंगरी अंपायर का राजकुमार गया हुआ था। क्यों गया था ये तो नहीं पता, लेकिन गया हुआ था और वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई। साराजेवो में, बोस्निया के साराजेवो नामक शहर में उसकी हत्या कर दी गई। अब ये हत्या क्यों हुई ये हम जानेंगे। यह हत्या की थी गोब्रेलो प्रिंसेप और उसके साथियों ने, जो कि एक बोस्नियन सर्ब युगोस्लाव राष्ट्रवादी संगठन का सदस्य था। हम फिर मैप की ओर आते हैं। आप ये देखिए, ये सर्बिया है और ये यहाँ पे बोस्निया है, ये एरिया बोस्निया है। तो ये पहले ये जो एरिया था ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। पर ये धीरे धीरे स्वतंत्र हो गई ये ऑटोमन एम्पायर से। सर्बिया भी स्वतंत्र हो गया, पर बोस्निया पहले स्वतंत्र था लेकिन उसे ऑस्ट्रिया ने अपने में संलग्न कर लिया, एनेक्स कर लिया अपने में। तो इसके खिलाफ था सर्बिया कि भाई ये तो हमारे लोग हैं, हमारी इसी भाषा बोलते हैं, हमारे लोग हैं, तो ये आपने कैसे एनेक्स कर दिया। तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी गुट थे, राष्ट्रवादी संगठन जो बोस्निया को अपने साथ रखना चाहते थे या बोस्निया के ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में मिलने से जो नाराज़ थे, वो बहुत खिलाफ थे इनके और उनको सबक सिखाना चाहते थे। तो ये स्थिति है यहाँ पे। हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये उन्होंने पार्टी थी, एक उनकी संगठन थी, बोस्नियन सर्ब युगोस्लाव राष्ट्रवादी संगठन था, उसका एक सदस्य था गोविल्डो प्रिंसेप और उसके साथियों ने यह हत्या 28 जून 1914 को की थी। अब ये हत्या क्यों की गई, राजकुमार की हत्या आखिरकार क्यों की गई, तो इसका कारण हम जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र थी पड़ोसी देश सर्बिया पर। आप लोग मैंने मैप दिखाया था, सर्बिया एकदम आपके नॉर्थ उसके साउथ में है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के, जिसे वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। सर्बिया छोटा सा देश था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बहुत बड़ा है, तो ये उसको अपने साथ मिलाना। अब उपनिवेशवाद वही है, जमीन जिसकी ज़्यादा ज़मीन होगी उसकी ज़्यादा ताकत होगी, तो सर्बिया को अपने साइड मिलाना चाहते थे, जैसा कि वो बोस्निया के साथ कर चुका था। आपको बताया मैंने, बोस्निया को संलग्न वो पहले ही कर चुका था, जिसे सर्बिया के लोग यूगोस्लाविया के रूप में मानते थे, इसे अपना हिस्सा मानते थे, जिससे सर्बिया के लोग नाराज़ थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि ये सर्बिया को हटने का विचार त्याग दे। वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया अंपायर हमारी तरफ ना देखे, भाई हम आपसे कोई नाता नहीं रखना चाहते, आप अपना तरफ रहें, हम अपनी तरफ रहें, हम सर्बियन हैं, हम अलग रहेंगे। तो ये मेन कारण था। अब ऑस्ट्रिया का मानना था कि साराजेवो में जिस संगठन, अब राजकुमार की हत्या तो हो गई, तो ऑस्ट्रिया का मानना था कि साराजेवो में जिस संगठन ने राजकुमार की हत्या की है उसका संबंध सर्बिया में स्थित एक अन्य राष्ट्रवादी संगठन से है, जो कि ऑस्ट्रिया की सर्बिया को अपने राज्य में मिलाने की नीति का विरोध करता है। सीधी सी बात है, सर्बिया में एक गुट है जो नहीं चाहता है कि सर्बिया ऑस्ट्रिया में मिले, तो वो क्या करते हैं, बोस्निया में एक और गुट है जो नहीं चाहता है कि बोस्निया ऑस्ट्रिया में रहे, तो दोनों गुट एक दूसरे से कांटेक्ट में है और इन्होंने हथियार जो भी प्रोवाइड करते हैं या सिद्धांत इनका आदान प्रदान होता है। तो ऑस्ट्रिया का मानना था कि इसके जो लिंक हैं, जो हत्या के, राजकुमार के जो मर्डर के, जो असैसिनेशन के जो लिंक हैं वो सर्बिया से मिलते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया का मानना था, क्योंकि ये उनको लगता था कि ये तो ऐसा हमसे, इनके राष्ट्रवादी संगठन है वो हमसे पहले से ही नाराज़ हैं, तो जरूर इन्होंने ही कुछ किया है, इनके जो तार हैं वहाँ से लिंक होते हैं, ये ऑस्ट्रिया का मानना था। अब राजकुमार की हत्या हो गई, उसके बाद क्या हुआ, राजकुमार की हत्या के बाद ये हुआ कि ऑस्ट्रिया को लगता था, अब जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि राजकुमार की हत्या के पीछे एक जो सर्बियन राष्ट्रवादी संगठन का हाथ है, और उसने 23 जुलाई को सर्बिया को चेतावनी, ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक चेतावनी जारी की, जिसको हम ऑस्ट्रिया में, जिसको हम जुलाई अल्टीमेटम भी कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया ने कुछ मांगे थी, उनकी कुछ शर्तें थी, कुछ कंडीशन थी कि भाई ये हमारे राजकुमार की हत्या हो गई है और हमारे आपके बीच ये जो संबंध है वो कुछ बिगड़ रहे हैं, इसलिए हमारी कुछ मांगे हैं जिससे हम हमारे संबंध सुधर सकें। तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, जुलाई अल्टीमेटम दिया। उसमें उन्होंने कहा, कुछ मांगे थे उनकी, आपको एग्जैक्टली आपको नहीं पढ़ना है, इसमें सिलेबस में अभी आपके जो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया गया है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी,
तो मैं भी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, पर कुछ इन्होंने मांगे रखी थी, उसमें से सारी मांगे सर्बिया ने मान ली थी, केवल एक मांग को छोड़ के। उसमें एक मांग ये थी कि ऑस्ट्रिया अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा सर्बिया, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन, एक ग्रुप जाएगा वहाँ पे, सर्बिया जाएगा, जो कि राजकुमार की हत्या, जो राजकुमार फ्रांज फर्डिनांड की हत्या जो वहाँ पे गुरेलो प्रिंसिप और उसके ग्रुप के द्वारा की गई थी, उसके संबंध में जांच करेगा। सर्बिया में सर्बिया में आके वहाँ जांच करेगा, हत्या जो बोस्निया के साराजेवो में हुई थी। तो इसका इन्होंने, सर्बिया ने इनकार कर दिया, बोला कि भाई नहीं, अपने को नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, सर्बिया ने इनकार कर दिया, तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया से सारे राजनीतिक संबंध हटा लिए, समाप्त कर लिए। मतलब भाई हमारा आपसे कोई नाता नहीं, अब तो भाई युद्ध ही होगा, अब तुमने हमारे राजकुमार को मारा है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो मीडिया में भी एक उन्माद छाता है, मतलब पब्लिक में भी एक क्रोध। जैसे राजकुमार को मार दिया गया तो ऑस्ट्रिया के जो जनता थी उनमें आक्रोश बढ़ गया सर्बिया के खिलाफ। तो वहाँ के समाचार पत्रों में, ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में सर्बिया के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें छपने लगी। अब उनको पढ़ के ये पता चल के कि यहाँ यहाँ ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ भी सर्बिया में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। तो इस तरह से एक दूसरे के बीच बहुत कटुता बढ़ गई लोगों में। तो युद्ध तो होना ही था। तो क्या किया, सर्बिया के इनकार करने के बाद ऑस्ट्रिया ने क्या कर लिया, सर्बिया से सारे राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए। जुलाई संकट जिसको आप कह रहे हैं कि 1 महीने तक ये चला था, इसमें सारे देश इन्वॉल्व थे, मुख्यतः सर्बिया और ऑस्ट्रिया थे, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, इनका भी कुछ कुछ इनपुट था, जो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, मतलब आपस में सुलझाने का ये लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटम दिया गया, अल्टीमेटम माना नहीं गया, कि सर्बिया के पास तो क्या ताकत थी रूस की, उन्होंने संधि करके रखी कि रूस अगर ऑस्ट्रिया हम पे हमला करेगा तो रूस उनकी मदद के लिए आएगा। तो इस तरह की चीज़ें थी। सर्बिया ने कुछ वो चीज़ मांगने से इनकार कर दिया, प्रतिनिधिमंडल, कि हम सर्बिया में नहीं आने देंगे। इस प्रकार से सर्बिया के इनकार के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सारे राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए। अब युद्ध के हम घटनाक्रम जानते हैं। युद्ध के घटनाक्रम इस प्रकार थे कि राजकुमार की हत्या के 1 महीने के बाद, मतलब 28 जून को उनकी हत्या हुई सराजेवो में, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई तुमने हमारी मांगे मानने से इनकार कर दिया, तुम्ही ने हत्या कराई है, तुम्हारे लोग हैं वहाँ पे, गुट है जो राष्ट्रवादी संगठन, उन्होंने हत्या की, इसलिए तो तुम आने नहीं दे रहे हो, तो भाई अब चलो हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध की हम घोषणा कर देते हैं। तो 28 जुलाई को उन्होंने 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब 30 जुलाई को क्या हुआ, रूस ने सर्बिया की मदद के लिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेना जुटाना शुरू कर दिया। 30 जुलाई को, अब क्योंकि मदद करने का आश्वासन दे चुका था सर्बिया को रूस ने, तो उन्होंने मोबिलाइज करना, फोर्स को अपना उस तरफ बॉर्डर की तरफ भेजना, जुटाना चालू कर दिया 30 जुलाई को। अभी युद्ध की घोषणा यहाँ पे नहीं हुई है, जुटाना शुरू कर दिया। लामबंदी से हम कहते हैं कि फोकस कर देना। अब रूस को सेना जुटाता देख के जर्मनी ने रूस को ऐसा करने से मना किया, बोला कि भाई ऐसा मत करो, हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। अब देखिए गुप्त संधि का यही होता है, गुप्त संधि तो करके रखे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं। तो अब रूस को ऐसा करने से मना किया, और फ्रांस से भी कहा, क्योंकि फ्रांस तो दोनों बॉर्डर थे, दोनों से के साथ बनती नहीं थी, तो फ्रांस से भी कहा कि वो सर्बिया की मदद के लिए रूस का साथ न दे, क्योंकि रूस अगर सर्बिया के लिए आता है तो फ्रांस को उन्होंने बोल दिया कि भाई प्लीज़ आप मत आना, आप अलग ही रहना। पर जर्मनी ने मोबिलाइज करने से मना नहीं, मतलब मोबिलाइज करना जारी रखा, उसने मना नहीं किया, मांग ठुकरा दी उसने जर्मनी की कि नहीं हम मोबिलाइज करेंगे, हम सर्बिया के लिए हो सकता है मदद करने के लिए आ जाएं आगे। अब रूस के पीछे हटने से मना करने के बाद 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 अगस्त को रूस के पीछे हटने से मना करने के बाद जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध से सेना जुटाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों अलायंस में है, रूस, फ्रांस और ये ग्रेट ब्रिटेन, तो फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध, अब देखिए दोनों बॉर्डर घिरे हुए हैं, एक वेस्टर्न बॉर्डर में है, एक ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्ट साइड है फ्रांस, ईस्ट साइड है जर्मनी, ईस्ट साइड है फ्रांस, ईस्ट साइड है रूस। तो इस तरह से उधर से फ्रांस इधर जुटा रहा है, जर्मनी ने, रूस ने तो उधर युद्ध की घोषणा कर ही दी है।
अब जर्मनी को दोनों तरफ से खतरा था, लेकिन जर्मनी ने अपनी सेना को ज़्यादा हिस्सा पश्चिमी मोर्चे मतलब फ्रांस की तरफ भेज दिया। इनके दो प्लान थे कि हम ज़्यादा फोर्स रूस की तरफ भेजें या ज़्यादा फोर्स हम फ्रांस की तरफ भेजें। इनके दो प्लान थे, तो उन्होंने एक प्लान जो फ्रांस की तरफ ज़्यादा फोर्स भेजने का था उसको इन्होंने एक्टिवेट कर दिया, उनको उन्होंने चालू कर दिया, बोला जाओ भाई फ्रांस की तरफ ज़्यादा फोर्स भेज दो। प्लान था कि भाई एक तरफ फोर्स ज़्यादा भेज के ख़त्म करो उसको, फिर ये फोर्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये था। लेकिन जब जर्मनी को पता चला कि तब जर्मनी को पता चला कि ब्रिटेन युद्ध में नहीं आएगा जब तक फ्रांस पर हमला ना हो। अब ये प्लान तो एक्टिवेट कर चुके थे ये लोग, इनको पता नहीं था कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये अब इतनी आसानी से अब दूसरे बॉर्डर में फोर्स ले जाना बहुत मुश्किल काम था, फ्रांस से उठा के रूस की तरफ ले जाना। तो क्या किया जर्मनी ने, 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन तब तक नहीं आएगा जब तक फ्रांस पे हमला ना हो। तो जर्मनी ने क्या किया, 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब 4 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के उद्देश्य से बेल्जियम के रास्ते सेना भेजना शुरू कर दिया। अब आपको मैंने मैप दिखाया था वहाँ पे, जब बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, आपको मैं मैप में फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेल्जियम है, जर्मनी, ये बॉर्डर है फ्रांस के साथ, ये वेस्टर्न बॉर्डर है, ये ईस्टर्न बॉर्डर। अब ये देखिए इतना पार्ट है यहाँ, यहीं से अटैक कर सकता है। स्विट्जरलैंड तो वैसे भी न्यूट्रल है, वो युद्ध में शामिल नहीं होगा। तो इटली के साथ तो इसका संबंध है। तो जर्मनी ने क्या किया कि पूरे फुल फोर्स के साथ इस पर अटैक करना चाहा, ताकि इसको ख़त्म करके यहाँ पे अटैक करके अपनी जो सेना है उसे ईस्टर्न बॉर्डर यानी रशियन एम्पायर की तरफ भेजे, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर का तो चल ही रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बेल्जियम पे अटैक किया, मतलब बेल्जियम के रास्ते घुसना चालू किया, तेज़ी से ये वो करने के लिए, तेज़ी से हमला करने के लिए। तो बेल्जियम न्यूट्रल था, बोला हम युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो क्या हुआ इसके बारे में आपको बताता हूँ। 4 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के उद्देश्य से बेल्जियम के रास्ते सेना भेजना शुरू कर दिया। अब बेल्जियम ने ऐसा करने से मना किया, उसने कहा कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग जो करना है करो, हम हमारे आंगन में, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही वाला हाल है। तो जर्मनी नहीं माना, उसने बोला नहीं, हमको तो फ्रांस पर अटैक करना ही है, उनको ख़त्म करके हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो क्या किया, बेल्जियम ने ब्रिटेन से मदद मांगी, पड़ोसी देश है, समुद्र से बस उनका बॉर्डर मिलता है। तो अब बेल्जियम ने ब्रिटेन से मदद मांगी। तो इनके पीछे क्या थी, मदद मांगने से पीछे जो इनका उद्देश्य था वो था ट्रीटी ऑफ लंदन 1839। 1839 में लंदन की ट्रीटी में इन्होंने क्या किया था कि बेल्जियम को स्वतंत्र और युद्ध के प्रति उदासीन रवैया रखने पर सुरक्षित रहने का अधिकार दिया गया था। कि हम, बेल्जियम को हमेशा एक खतरा लगता था कि भाई यूरोप में कभी भी युद्ध हो सकता है, ये लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, हमको शांति से जीने, तो हमको युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने ये किया कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, हम युद्ध के प्रति न्यूट्रल रहेंगे, उदासीन रहेंगे, पर हमको सुरक्षित रखो, हमको ये कहो कि भाई न्यूट्रल रहने पर हम पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि हम सेना उन्हें ज़्यादा बनाएंगे नहीं। तो बेल्जियम की मदद मांगने पर ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये लंदन ट्रीटी में हुआ था कि ब्रिटेन उसकी मदद पे आया, अगर कोई देश इस संधि का विरोध करता है, उसके न्यूट्रल जो उसकी न्यूट्रलिटी है या उदासीनता है, उसको अगर खतरा उत्पन्न करता है तो ब्रिटेन उसकी मदद करेगा। तो 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की उन्होंने घोषणा कर दी। तो आप ये टाइमलाइन देखिए, पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे, सर्बिया के वजह से रूस आया, और रूस के आने के बाद ऑस्ट्रिया तो ये था ही इधर, जर्मनी आ गया, जर्मनी ने रूस के अगेंस्ट कर दिया। अब जर्मनी फ्रांस के अगेंस्ट भी कर दिया, फ्रांस के से करने के विरुद्ध चक्कर में उन्होंने बेल्जियम को लपेटे में ले लिया, बेल्जियम आने से ब्रिटेन भी आ गया। तो ये सब चीज़ें लगातार चेन ऑफ इवेंट्स आप देखते जाइए, होती गई। ये पहला पार्ट है। धन्यवाद आपका, आप अगर आपने अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो ये पहला पार्ट है। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए, तो आप देखते रहिए, क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता था मैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर भी आप ही काफ़ी हो सकते हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता था।
तो थैंक यू आपका, अगर आप वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज़, नया चैनल है, अभी हो सकता है वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, पर अभी लॉकडाउन का समय है और कोरोना वायरस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, मैं उससे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए उपयोगी वीडियो बना सकूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका मकसद यही है कि मोटिवेशन मिलता है, अगर आप लोग देखेंगे चैनल को, मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा काम किया है, तो आगे भी और भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो प्लीज़ सीजी स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।